नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अपडेट है। बता दें कि पीएम का दौसा दौरा 12 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि उद्घाटन करेंगे 2 घंटे में। बता दें कि जयपुर से दिल्ली का सफर जो है वो तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बता दें कि 12 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही थी। पहले ये जो दौरा था ये 4 फरवरी के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अब ये 12 फरवरी के लिए शेड्यूल हो गया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली का सफर। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद बता दें कि जो सफर है जयपुर से दिल्ली का वो अब 2 घंटे में ही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए शुरुआत करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और बता दें कि 12 फरवरी को दौसा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी। वहीं अब 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। तो बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपको बता रहे हैं। दौसा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 फरवरी को उद्घाटन करने के लिए पीएम जो हैं दौसा आएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री दौसा आने वाले हैं। और बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली का सफर तय किया जा सकेगा। 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। कुछ दिनों से पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही थी। ये दौरा पहले प्रस्तावित था 4 फरवरी को लेकर, अब 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी दौसा आएंगे, ये तय हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री के दौसा दौरे को लेकर ये आपको बता रहे हैं। तो जयपुर से दिल्ली का सफर अब आसान हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे विधानसभा सत्र 2023 की। विधानसभा के 8वें सत्र का आज चौथा दिन है और सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ ही जो कार्यवाही है सदन की वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बहस है वो जारी रहेगी और जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के तमाम प्रयास करेगा। जो तमाम मुद्दे हैं जैसे कि फसल को नुकसान को लेकर, आरपीएससी पेपर लीक या फिर जिस तरह के भी पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरह के मुद्दों को लेकर जो विपक्ष लगातार जो कार्यवाहियां हुई हैं अभी तक, उसके पहले भी सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा है। और आज चौथी दिन है इस सत्र का। विधानसभा के 8वें सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से जो बता दें कि सदन की कार्यवाही जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ बता दें कि जो सवाल जवाब है उसका दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। 11 बजे से ये शुरू होने वाली है, जिसको लेकर लगातार अपडेट्स भी आपके साथ न्यूज 18 शेयर करता रहेगा। और बता दें कि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जो है वो जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, आज चौथा दिन है, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ। किन मुद्दों पर कह सकते हैं कि आज वापस हंगामा देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग है, शिक्षा विभाग है, यूडीच है, वन पर्यावरण है, राजस्व है, आपदा प्रबंधन है, कृषि विपणन है, युवा मामले, उच्च शिक्षा और श्रम विभाग से जुड़े सवाल जवाब आप सदन के अंदर होंगे। ये नियत दिन होता है कि किस दिन किस विभाग से सवाल होंगे। आज चूंकि मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आज ये इन जिन विभागों में मैंने उल्लेख किया उन विभागों के संबंधित सवाल जवाब होंगे। उसके बाद 12 बजे से शून्यकाल शुरू होगा, जिसमें स्थगन प्रस्ताव जो भी विधायक सदन में लेके आते हैं उन पर चर्चा होगी। पिछले 2-3 बैठकों से लगातार देख रहे हैं कि जो भी स्थगन जिन मामलों पर लगाया जा रहा है उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब पेश करवाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पहले पेपर लीक वाले मामले में एक साथ स्थगन प्रस्ताव लगे तो सरकार की ओर से जवाब दिलवाया गया। अभी फसल खराबे को लेकर कल की बात की जाए तो फसल खराबे को लेकर एक साथ 7 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लगाया तो सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष ने दिलवाया। तो इसी तरह से आज भी बताया जा रहा है कि जिस तरह फसल खराबे का जो मामला है उसकी रिपोर्ट्स अब कल तक शाम तक आई होगी, उसको लेकर कि कितना खराबा हुआ है, क्योंकि जो उदयपुर और चित्तौड़ का जो रास्ता है उसमें सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा फसलों का खराबा बताया जा रहा है।
तो उसमें का जो मामला है उस तरफ की से आने वाले जो विधायक है वो इस तरह मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की जानी थी, अब वो 13 फरवरी को होगी, तो उसका जो समय बढ़ाया जाना है 13 फरवरी तक, उसको लेकर जो सदन के अंदर विधायी कार्यों का इस बात का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा और उसको पारित करवाया जाएगा कि प्रवर समिति जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गठित की गई है उसका जो प्रतिवेदन है, उसकी जो रिपोर्ट है, अब वो 13 फरवरी को तक सदन में पेश की जा सकेगी। उसको लेकर भी सदन में कामकाज होगा और राज्यपाल अभिभाषण पर बहस आज भी जारी रहेगी। बिल्कुल सुधीर, देखिए जिस तरह से अभी तक की जो कार्यवाहियां हुई हैं उसमें हमने देखा है कि काफी हंगामेदार ये सत्र रहा है और देखिए जैसे कि चुनावी साल है तो आज का भी जो ये जो कार्यवाही शुरू होगी, कह सकते हैं आज भी हंगामा देखने को ही मिलेगा। देखिए निश्चित रूप से चुनावी साल है तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए, उसके सामने चुनौती पेश करने के लिए हर बार नए मुद्दे लेके आएगा और उन मुद्दों के सामने सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है। हर विधायक है और विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस काउंट करवा सके। लिहाजा निश्चित रूप से सदन के अंदर आज भी किसी न किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार के सामने चुनौती पेश होगी, जो कि माना जा रहा है कि ओलावृष्टि और जो फसल खराबा है और पाले से जो फसलें खराब हुई है उनसे संबंधित जो मामला है वो आज फिर से गर्मा सकता है। जी बिल्कुल सुधीर, देखिए मामला गर्मा सकता है। आपसे तमाम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, आप पूरे इस पर कार्यवाही पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए फसल खराबे के मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को फसलों के जल्द नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्व विभाग तेजी से गिरदावरी का कार्य कर रहा है। सरकार इस आपदा में किसानों का हर संभव सहयोग करेगी। वल्लभनगर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। अभी हमारे पास एक्चुअल फिगर जो आने चाहिए वो सारे नहीं आए हैं। उन फिगरों को आप तुरंत मंगाने का प्रयास करें। एसडीआरएफ में 19,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़े हैं, आप तत्काल इनको सहायता दें। और अगर आप किसानों के हिमायती हैं तो आप केंद्र सरकार से मांग करके और आपदा प्रबंधन में जो 2 हेक्टेयर का मात्र मुआवजा भेजने की आप उसको बढ़ाने की व्यवस्था करावें। बजट सत्र में गूंजा फसल खराबे का मुद्दा। सदन में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। ओलावृष्टि से प्रदेश में हुआ नुकसान किसी से छिपा नहीं है। आज ओलावृष्टि से हुआ नुकसान सदन में भी गूंजा। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। प्रश्नकाल के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब देना शुरू किया। कृषि मंत्री ने बताया कि 109,55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई, जिसमें से 14,92,000 हेक्टेयर की फसल खराब हो गई। कुल मिलाकर ओलावृष्टि और पाले से 2 से 65% तक नुकसान पहुंचा है। आरंभिक अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,19,000 हेक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ व बेगू विधानसभा क्षेत्र में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,18,000 हेक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत व जेतरण विधानसभा क्षेत्र में 39,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद। 29.65 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई की गई। 92,000 हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब हो गई। 39.36 लाख हेक्टेयर में सरसों, तारामीरा की बुआई की गई थी, जिसमें से 2 से 65% तक सरसों और तारामीरा की फसल खराब हुई है। 15.89 लाख हेक्टेयर में सब्जियों की बुआई की गई थी, जिसमें से 2.22 लाख हेक्टेयर की सब्जियां खराब हो गईं। 4.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जौ की बुआई की गई। 2.57 लाख हेक्टेयर में चने की फसल खराब हुई है। वहीं कुल 109.55 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी, जिसमें से प्रदेश में 14.92 लाख हेक्टेयर की फसल खराब हो गई। कुल मिलाकर 2 से 65% तक प्रदेश में फसल खराबा हुआ है।
फसल खराबे में चल रही बहस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के तेवर भी सख्त नजर आए और सरकार के जवाब से कटारिया असंतुष्ट दिखे। उन्होंने सरकार से एक्चुअल फिगर मंगाने के लिए कह दिया। उन्होंने सरकार को आपदा राहत का मतलब भी समझाया। कहा कि अगर समय पर पैसा ना दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। कटारिया यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब मैं मंत्री था तो मैंने तुरंत फैसले किए। मैं चूंकि आपदा राहत मंत्री रहा और इसके कारण से मुझे लगता है कि हमने तुरंत निर्णय किया 17,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से तुरंत रिलीज कर करके और हजारों करोड़ रुपया, मतलब एक एक पूरे एरिया में कोई विधानसभा ऐसा नहीं 20 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ लोग हमने किया। मैं सोचता हूं हम इस सदन के माध्यम से आज इस चर्चा को यहीं बाइंड अप नहीं करें। सदन में कृषि मंत्री के जवाब के बाद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मानती है कि 65% फसल खराब हुई है तो किसानों को राहत दी जाए। इसके लिए उन्होंने एसडीआरएफ का हवाला दिया। कहा कि एसडीआरएफ में 19,000 करोड़ रुपए जमा हैं, जिससे किसानों को त्वरित राहत दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ बना है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 50% राशि राज्य सरकार की, 50% राशि केंद्र सरकार की। जब आपका खुद का प्रथम आंकलन ये कह रहा है कितना नुकसान हुआ है, तो एसडीआरएफ में 19,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़े हैं, आप तत्काल इनको सहायता दें। सदन में जोरदार हंगामे के बीच आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राहत के सवाल पर जवाब दिया। आपदा प्रबंधन के सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के नियम केंद्र सरकार बनाती है और नियमों के तहत किसानों को मिलने वाला मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर भाजपा विधायक इतना किसानों के हिमायती बनते हैं तो केंद्र सरकार को बोलकर मुआवजे की राशि बढ़ाएं। आप खुद सुनिए। जो किसानों के हिमायती बनते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप केंद्र सरकार से बात करें और अगर आप किसानों के हिमायती हैं तो आप केंद्र सरकार से मांग करके और आपदा प्रबंधन में जो 2 हेक्टेयर का मात्र मुआवजा भेजने की व्यवस्था कर रखी है मात्र 34,000 रुपए की, आप उसको बढ़ाने की व्यवस्था करावें। प्रति हेक्टर मुआवजा किसान का कम से कम 1 लाख रुपए देने का काम करें कि प्रति किसान 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है। सदन में आज हुई ओलावृष्टि पर बहस किसानों के लिए कितना बजट एलोकेट करवाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कृषि मंत्री के आंकड़ों को नेता प्रतिपक्ष ने गलत बताकर बहस को एक नया रंग दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम बापू को दोषी करार दिया और आज गांधीनगर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। बता दें कि 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था। आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद है और 2018 में जोधपुर की एक कोर्ट ने उसे एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो आसाराम बापू को दोषी करार दे दिया गया है। आज गांधीनगर कोर्ट सजा का ऐलान करने वाली है। बता दें कि महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया गया है और आज सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और नागौर से एक बड़ी खबर आ रही है। सरपंचों के अनशन मामले में बड़ा अपडेट है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर असावरी सरपंच पहुंच गए हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बता दें कि वो एडमिट थे और अब वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। कई और सरपंचों को भी बता दें कि यहां पर इलाज दिया जा रहा है। 16 सरपंचों ने धरने पर रहकर अब बता दें कि अनशन किया हुआ था, जिसके बाद लगातार जो है ये जो सरपंच हैं इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कल एक और सरपंच की तबीयत खराब हुई थी और अब इस मामले में अपडेट ये है कि एक जो सरपंच हैं असावरी सरपंच वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर चले गए हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वो एडमिट थे, लेकिन देर रात अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि ये जो सरपंच है कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी में लगातार जो सरपंच हैं उनकी तबीयतें बिगड़ती जा रही हैं।
और देखिए कोचिंग नगरी कोटा से एक बड़ी खबर है। छात्र के सुसाइड केस में अपडेट है। छात्र के शव का देर रात को पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि काफी समय से जो छात्र है वो तनाव में था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला ये छात्र था जिसने सुसाइड कर लिया। इस मामले में बड़ा अपडेट कि देर रात को छात्र का बता दें कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिससे ये पता चलता है कि जो छात्र था ये काफी समय से तनाव में था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये रहने वाला था छात्र जो कोटा में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। काफी समय से बताया जा रहा है कि ये जो छात्र था ये तनाव में था, जिस वजह से इसने ऐसा कदम उठाया। पिताजी जब आया था जो कमरा इसका बंद था, कमरे को हमने खुलवाया पिताजी के सामने, तो ये अंदर हैंगिंग किया हुआ लटका हुआ मिला है। ये अगस्त 2022 से यहाँ अपनी नीट की तैयारी कर रहा था और इसकी उम्र लगभग 22 साल है और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में तैयारी कर रहा था। उस नोट में लिखा हुआ है कुछ आध्यात्मिक टाइप की बातें, जैसे आदमी थोड़ा डिप्रेशन में होता है उस टाइम पे जैसे सोचता है बातें, ऐसी बातें लिखी हुई है। तो उसके संबंध में पूरी स्टडी करके जाँच कर रहे हैं। तो ये कोटा से आपको अपडेट बता रहे हैं। एक छात्र के सुसाइड करने का पूरा मामला है। छात्र ने सुसाइड कर लिया, जिस मामले में अपडेट ये है कि देर रात को जो शव है छात्र का उसका पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी इस पूरे केस में बरामद किया है। ये जानकारी मिल रही है कि जो छात्र था काफी समय से तनाव में था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये रहने वाला छात्र था जो काफी समय से तनाव में चल रहा था और कोटा में रहकर ये अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारियां कर रहा था। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में बता दें कि सर्दी का सितम जारी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गलन के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ जिलों में मौसम के साफ रहने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने बता दें कि कई जगहों पर जो मौसम है वो साफ रहने के आसार भी जताए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से सर्दी के साथ बारिश हो रही है, इससे लोग जो हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकाएक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय होने के बाद प्रदेश भर में जो मौसम है उसने एकाएक करवट खाई है। कई जगहों पर ओले जो है बड़े बड़े साइज के ओले जो हैं वो पड़े हुए नजर आए हैं। लोगों के घरों तक में ओले गिर गए जो वो घर से बाहर निकालते हुए भी नजर आए थे। इसके साथ ही बता दें कि बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धुंध बढ़ी हुई है। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं कई इलाकों में, जिसकी वजह से विजिबिलिटी की बात करें तो एक बार फिर से विजिबिलिटी कम हो गई है। और जो लोग हैं अब दिन में भी अपने घरों से जब वो निकलते हैं तो गाड़ी की हेडलाइट जो है वो जलाकर निकलते हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है काफी कम रह गई है। धुंध और कोहरा छाया हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, विजुअल्स कुछ आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। तो चलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें मौसम को लेकर ज्यादा अपडेट देंगे। हमारे सहयोगी आशीष दौसा से जुड़ रहे हैं और दीपक पुरी भरतपुर से जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए दौसा की बात करेंगे। सबसे पहले वहां क्या, जैसे कि तस्वीरों में आपके पीछे देख सकते हैं कि धुंध नजर आ रही है, फिलहाल वहां क्या कुछ टेम्परेचर है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है दौसा के लिए? आशीष। बिल्कुल, मौसम काफी ठंडा है और आज कोहरे का व्यापक असर दौसा में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह मावठ का दौर देखने को मिला था उससे फसलों को काफी नुकसान भी हुआ था और काफी फायदा भी हुआ था। कुछ इलाकों में नुकसान था, कुछ इलाकों में फायदा था, लेकिन आज जो है वो कोहरा है। हम आपको दृश्यों में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोहरा काफी ज्यादा है और जो कोहरे के चलते जो पूरा जनजीवन है वो प्रभावित हो चुका है। और इस कोहरे और बारिश और जो मावठ हुई है उससे क्या फायदा हुआ, हम किसानों से बात करेंगे क्योंकि एक प्रगतिशील किसान हमारे साथ है, बाबूलाल शर्मा। इनसे बात करते हैं, ये खीरे की खेती करते हैं। किस प्रकार का जो बारिश आई है और ये कोहरा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? जी सर, इससे नुकसान और फायदे दोनों ही चीज हो रही है। इससे मैं वैसे ज्यादातर खीरे की खेती कर रहा हूँ। खीरे की खेती में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे तो हमको जो गेहूं और चने और सरसों की फसल के अंदर एक पानी की सुविधा मिली है और वैसे काफी सारा नुकसान भी हुआ है। इससे जौ और गेहूं की फसल आड़ी पड़ी हुई है और सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है।
और वैसे देखा जाए तो एक तरह से फायदा भी हुआ है। अब मैंने यहाँ जो ये फार्म पॉन्ड बना रखा है, इसमें मेरे को करीब हर पॉन्ड के अंदर 1 फीट पानी की भराव क्षमता बढ़ी हुई है। बिल्कुल, देखो जो फार्म पॉन्ड किसान बनाते हैं सिंचाई के लिए, उसमें पानी आया है इस मावट से, तो निश्चित रूप से फायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान ये है कि जो फसल है वो खेतों में आड़ी पड़ी हुई है। और दूसरा जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जो सरसों की फसल है उसको काफी नुकसान है, क्योंकि कई जगह सरसों की कटाई शुरू हो चुकी थी, ऐसे में उनको काफी नुकसान हुआ है। तो कुछ फसलों में फायदा है, कुछ फसलों में नुकसान है। राजस्थान की सरकार इसके लिए गिरदावरी भी करा रही है। कल जिस तरह हमारी जिला कलेक्टर से बात हुई थी तो करीब 25 से 30% नुकसान बताया जा रहा है। इससे जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, उससे करीब 25 से 30% का नुकसान बताया जा रहा है। और उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी गई है ताकि किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा सके और उनको सहायता दी जा सके। बात करें आज की, तो आज कोहरा काफी ज्यादा है। कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित है। सुबह जो घर से लोग निकलते हैं वो आज समय पर निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कोहरे ने पूरा जनजीवन प्रभावित कर दिया है। और आगामी दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है कि आगामी दिनों में 1-2 दिन इसी तरह की सर्दी रह सकती है। उसके बाद में मौसम में सुधार आएगा और जो तापमान बढ़ेगा, लोगों को सर्दी से भी राहत मिलेगी। और आगामी दिनों में मावट का कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मावट नहीं होगी, लेकिन सर्दी 1-2 दिन बरकरार रह सकती है और उसके बाद में सर्दी से भी लोगों को निजात मिलने की संभावना है। बिल्कुल आशीष, देखना होगा कि कितने दिनों में अब लोगों को जो सर्दी है उससे निजात मिलती है। हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर की बात करेंगे। जैसा कि अभी आशीष बता रहे थे कि दौसा में मावट नहीं है, लेकिन जो कोहरा है उससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों की दिनचर्या में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। भरतपुर की तस्वीरें दिखाइएगा दीपक, और ये भी बताइएगा कि किस तरह से वहां पर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, इसका पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था उसका जो अच्छा खासा असर है वो भरतपुर में देखने को मिल रहा है। और भरतपुर में कल जो है बारिश हुई थी, कल से ही झमाझम जो है बारिश का दौर जारी था। और आज जो है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ जो है धुंध छाई हुई है। लगातार जो शीतलहर है वो पड़ रही है, यानी कि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आम जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो है भरतपुर की तस्वीर है, बीच चौराहे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जो रोड है वो आपको सुनसान नजर आएगा, कोई भी यहाँ पर जो चहल पहल है वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि सर्दी का असर है। और इसी वजह से लोग जो है वो बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी ये जो सर्दी है वो इसी प्रकार 5 से 7 दिन और इसी तरह रहेगी, क्योंकि गलन वाली जो सर्दी है वो लगातार पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी के साथ साथ जो शीतलहर है वो चल रही है, और शीतलहर ही जो है सबसे ज़्यादा ठंडक बढ़ा रही है। कल जो बरसात हुई थी उसका अच्छा खासा जो असर है सर्दी पर पड़ा है। और बारिश के कारण जो सरसों की फसल है उसमें भी नुकसान जो है देखने को मिला है। इसको लिए जो जिला प्रशासन है उसने निर्देश दिया है कि जिनकी भी फसल जो है खराब हुई है उसकी 72 घंटे में जो है रिपोर्ट प्रशासन को दें, जिससे कि उसका जो मुआवजा है वो दिया जाए और उसकी जो रिपोर्ट है उसकी गिरदावरी करा के सरकार को जो है रिपोर्ट सौंपी जाए। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने एक जो है निर्देश जारी किए हैं सभी को कि जिन किसानों की भी जो है फसल खराब हुई है उसकी जो बीमा कंपनी है उनको पहले जरूर सूचना दें, जिससे कि उनका जो सर्वे है वो कराया जा सके। और लगातार जो सर्दी पड़ रही है उसका अच्छा खासा जो असर है वो ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और देखने को मिल रहा है पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, उसका भी पूरा असर देखने को मिल रहा है। धौलपुर से हमारे साथ हरिवीर भी जुड़े हुए हैं। धौलपुर से हरिवीर, धौलपुर की तस्वीरें दिखाइएगा। जैसा कि अभी दौसा और भरतपुर से हमने अपडेट लिया, वहां पर जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। धौलपुर की बात करेंगे, वहां क्या कुछ टेम्परेचर है, आगामी दिनों के लिए क्या कुछ चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, इसका अगर अपन धौलपुर की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जब से सक्रिय हुआ है, जब से धौलपुर जिले में रविवार और सोमवार की रात को जो बरसात का दौर जो शुरू हुआ था वो रुक कर जो देर सोमवार तक जो जारी रहा था, फिर एक बार तापमान में गिरावट आ गई है और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर जिले के में करीब 30 जनवरी को शाम 5 बजे तक 12 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। वहीं 31 जनवरी को कहीं हल्की बरसात होने की भी संभावना है और उसके बाद मौसम शुष्क रहने के भी संभावना जताई जा रही है। और 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 15.60 डिग्री दर्ज किया गया और अगले 3-4 दिन में अधिकतम तापमान 21 से 26 डिग्री न्यूनतम और
अधिकतम और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री दर्ज करने जो संभावना है। हम आपको यहाँ तस्वीर, मौसम विभाग भी लगातार देखिए चेतावनी दे रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अलर्ट कहां पर रहेगा। इसका देखिए पूरा मिला जुला असर प्रदेश भर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।